सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज आपका टॉपिक क्या है? पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि आपका एक ऐसा टॉपिक है यानी राष्ट्रपति, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने क्या लिखा है? पकानी कोका दुयु दशम। इसको अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका प्रेसिडेंट है, यानी हमने प्रेसिडेंट के बारे में आज हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बात जान लें कि जो आपका पार्ट 5 है, यानी संविधान का जो भाग हमारा 5 है, उसमें क्या किया गया है? हमारे प्रेसिडेंट के बारे में उसका मतलब प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पार्ट 5 है, यानी संविधान का भाग हमारा 5 है, इसमें आपको आर्टिकल 52 से लेके 151 तक पढ़ना है। तो क्या इतने सारे आर्टिकल हम मतलब ऐसे लगातार याद करते जाएंगे? तो नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आपके पार्ट 5 को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें से उसमें कौन से भाग में आपके प्रेसिडेंट आएंगे अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपको तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपका आर्टिकल 52 से 151 है, हम लोग इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटकर पढ़ने का मतलब हो गया क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आपके आर्टिकल, यानी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आपके आर्टिकल आपके 52 से लेके आपके 78 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें आपके संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा कि हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं। तो हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, जिसमें से आपका पहला अंग क्या होता है? यहाँ पे लिख रहे हैं, आपका सबसे पहला अंग क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका होता है। फिर हमारा क्या होता है? आपका फिर होता है हमारा विधायिका। विधायिका होता है। फिर क्या होता है आपका? कार्यपालिका। कार्यपालिका। ठीक है, तो क्या होते हैं? हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं। तो हमने क्या बताया कि आपको आर्टिकल 52 से लेके आपको 78 तक क्या पढ़ना है? तो हमें संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। यानी आपको आर्टिकल 52 से लेके 58 तक आप लोग क्या पढ़ोगे? तो अपने संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ोगे। संघ कि कार्यपालिका के बारे में आप लोग पढ़ोगे। कार्यपालिका। तो अब हमारे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या हमें चीजें पढ़ना है उसको देख लेते हैं। यानी सबको पता होगा कि न्यायपालिका जो कि हमें न्याय देने का काम करती है, जो आपका विधायिका होता है वो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाने का काम करता है, और जो आपका कार्यपालिका होता है वह क्या करता है? उस नियम कानून को लागू करता है। तो हमने क्या कहा कि हमें पार्ट 5 में हमें संघ के बारे में ही पढ़ना है, यानी यूनियन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 52 से 151 तक जो आपका आर्टिकल है उसको हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आर्टिकल 52 और 78 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपके संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके संघ की कार्यपालिका में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या चीज आएगा? तो सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट आएंगे, यानी सबसे पहले क्या आएंगे? आपके प्रेसिडेंट आएंगे। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके पीएम के बारे में, यानी प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या होंगे? हमारे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। तो ये हम लोग फिर आपका तीसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। फिर हमें क्या पढ़ना है? आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले आपको हम सारा टॉपिक बता दे रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ने के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, हमें संघ की कार्यपालिका में जिसे पढ़ना है वह क्या है? आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी, यहाँ पे एन छूट गया। अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमें ये सारे टॉपिक को कहाँ पढ़ना है? तो आपके संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। यानी आपसे कोई पूछे कि हमें आर्टिकल
52 से लेके 78 तक क्या क्या चीजें पढ़ना है? तो संघ की कार्यपालिका। तो मैम हमारे कार्यपालिका में क्या क्या चीजें आएंगी, किन किन चीजों को हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत रखेंगे जो कि हमारे देश में नियम कानून को लागू करने का काम करेगा? तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा, आपके प्रेसिडेंट को रखेंगे यानी राष्ट्रपति को रखेंगे। फिर हमें किसे रखना है? वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को। फिर हमें पीएम को यानी प्राइम मिनिस्टर को। फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद को हमने रखा। फिर हमने किसे रखा? अटॉर्नी जनरल को। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। तो हमने एक भाग को, इतना में हमें एक भाग को पढ़ना है जिसमें आपका आज का टॉपिक क्या है? हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। फिर आपको हमने क्या कहा कि ये जो आपका आर्टिकल है इसे हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटकर पढ़ने का मतलब क्या हो गया? तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। फिर हमने एक भाग को तो देख लिया, अब हमारा जो सेकंड भाग है उसमें हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे? तो जो आपका सेकंड भाग है, देखिए सेकंड भाग में हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे? तो आपके आर्टिकल 78 से 78 तो यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? आपका आर्टिकल 79 टू 122 तक यानी 122, ठीक है। तो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे यानी अपने देश के पार्लियामेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चीजों को पढ़ेंगे। पार्लियामेंट यानी आप आर्टिकल 79 से लेके 122 में जितने सारे भी आर्टिकल्स आपको पढ़ना है वह किसके बारे में पढ़ना है? तो केवल हमारे देश के संसद के बारे में पढ़ना है। तो जो आपका पार्लियामेंट है वह हमारा अगला टॉपिक होगा जिससे हम लोग बहुत अच्छे से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हमारा आर्टिकल 124 से 147 में क्या आता है? आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। आर्टिकल 124 से लेके हमारे 147 में क्या आता है? आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, उच्चतम न्यायालय। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अभी हमें कहां तक पढ़ना है? तो आपको 151 तक पढ़ना है। फिर हमारा आर्टिकल 148 से, यानी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अगर छोटा करें तो आपके आर्टिकल 148 से आपके आर्टिकल 148 से 151 तक हमें क्या पढ़ना है? तो कैग के बारे में पढ़ना है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया? कैग, जिसे हमें कहां से कहां तक पढ़ना है? तो आपके आर्टिकल कहां से कहां तक? 148 से लेके आपका 151 तक हो जाएगा। हमें कैग के बारे में पढ़ना है। तो कैग का भी क्या होगा? हमारा अलग वीडियो होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग अलग से देखेंगे। फिर हमारे पार्लियामेंट का भी क्या होगा? सब सेपरेट अलग से वीडियो होगा। और आपका जो पार्ट 5 है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर किसी ने बच्चे ने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पॉलिटी का जो आधा बोल सकते हैं कि टेंशन है वह दूर हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो हमारे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारे इन्हीं टॉपिक से क्या होते हैं? ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत, इसका वेटेज क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो लगता है लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने प्यारे से टॉपिक यानी जो हमारे हेड ऑफ नेशन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं? आपका पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका हेडिंग क्या होगा? प्रेसिडेंट। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यता होती है उसको देखेंगे। फिर हमारा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। तो सारी चीजें क्या होंगी? आज के इस लेक्चर में आपको समझाई जाएगी। तो जो आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है यानी जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो बहुत बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। और आपका जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो थोड़ा सा टफ तो होगा ही होगा, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हेड ऑफ नेशन होते हैं। और जो राष्ट्रपति का प्रमुख होता है तो थोड़ा सा उसका तो जो इलेक्शन प्रोसीजर है वह थोड़ा सा टफ तो बनाया ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करना है? आपको अच्छे से समझना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रेसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका एम लक्ष्मीकांत बुक है, आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में तो आपके आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया गया है? 54 से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। 54 से क्या कर दिया गया है?
आपका डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन आपके एग्जाम में, यानी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आर्टिकल 52 और 53 से भी आया है कि हमारे आर्टिकल 52 और 53 में क्या प्रोविजन किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रेसिडेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आपके प्रेसिडेंट में कौन कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ना है, थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। फिर आपको हम लोग क्या करेंगे, सीधे आपके टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो आपको प्रेसिडेंट के बारे में लगभग आपको आर्टिकल 52 से लेके 161 यानी 61 तक क्या करना है, आपके प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आर्टिकल आपका 52 क्या कहता है, यानी आर्टिकल आपका 52 क्या कहता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 52 है, यह क्या कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का क्या होगा, पद होगा। और हमारे राष्ट्रपति का पद हमने लिया कहाँ से, तो अपने ब्रिटेन से लिया है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा, जिसे हम लोग ब्रिटेन से लाए हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह क्या होंगे, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। लेकिन प्रशासनिक अध्यक्ष आपसे एग्जाम में पूछता है कि हमारे देश के प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह कौन होते हैं, आपके पीएम होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आर्टिकल 52 समझ में आ गया कि क्या कहा गया है कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति होंगे, जिसे हमने, मतलब हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा जिसे हमने ब्रिटेन से लिया है। और यह हमारे क्या होते हैं कि हमारे राष्ट्र के, यानी हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के, वह कौन होते हैं, तो आपके पीएम होते हैं। तो आपके आर्टिकल 52 में ये कहा गया है। फिर आपके आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, प मतलब पद, ठीक है। फिर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका होती है वह क्या होती है, हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि हमारे संघ की कार्यपालिका किस में निहित होती है, पीएम में होती है कि प्रेसिडेंट में होती है, तो आपको क्या बताना होगा कि हमारे प्रेसिडेंट में क्या होता है, संघ की कार्यपालिका क्या होती है, निहित होती है। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे संघ की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। औपचारिक प्रधान का मतलब क्या हो गया, ऑफिशियल हेड, यानी किसी भी बस बिल पर यानी विधेयक पर उसको बस साइन करना रहता है हमारे प्रेसिडेंट को। और आपसे कोई पूछे कि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो वह कौन होते हैं, आपके देश के पीएम होते हैं। तो बस आपके आर्टिकल 52 और 53 में बस यही बातें बोली गई हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक राष्ट्रपति का क्या होगा, पद होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम आपको याद करने के लिए लिख दे कि आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, जो कि क्या होंगे, हमारे राष्ट्र के क्या होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे। यह राष्ट्र के क्या होंगे, आपके देश के हमारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे, यानी हेड ऑफ नेशन कौन होंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष होंगे। और अगर आपसे कोई प्रशासनिक अध्यक्ष पूछ दे तो आपके प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे देश के कौन होते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारे देश के कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपसे कोई क्या पूछे कि हमारे देश के यानी हमारे भारत के प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कौन होते हैं, आपके प्रशासनिक अध्यक्ष, तो हमारे पीएम होते हैं। प्रशासनिक अध्यक्ष पीएम होते हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक अध्यक्ष, आपसे कोई पूछे कि हमारे देश के कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। और राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। आपके आर्टिकल 52 में यही कहा गया है। और आपके आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका है वह हमारे राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह हमारे संघ की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, यानी ऑफिशियल हेड होते हैं। और प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके देश के पीएम होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अब हम लोग आपके बहुत से प्यारे टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पर आते हैं कि आखिर हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वह हमारे बुक में कैसे हमें समझाया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट
ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो, तो जो आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अब इसको यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। उसके लिए क्या बनाया जाता है, बल्कि निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, और निर्वाचक मंडल के सदस्य क्या करते हैं, अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी हमने क्या कहा, अभी तक हमने क्या कहा कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, यानी जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, अगर इनका इलेक्शन होता है, अगर मान लीजिए इनका क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो क्या अभी तक आपका उम्र मतलब 20-25 मतलब 18 साल तो हो गया, लेकिन आपने कभी सुना है कि हम लोग प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए वोट देने जा रहे हैं? नहीं सुना है आपने। तो आपके जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं देती है। यानी यहाँ पे क्या हो गई, जनता हो गई। तो जनता है वह क्या करेगी, डायरेक्ट इसको वोट नहीं करेगी, इसको वोट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि क्या बनाया जाता है, आपका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। यानी इनके लिए क्या बनाया जाएगा, आपका एक निर्वाचक, अभी इसको हम ऐसे समझा रहे हैं, अभी बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या बनाया जाएगा, आपका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। ये क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति के पद के लिए, यानी जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी व्यक्ति खड़ा है उनको क्या करेंगे, यह चुनेंगे। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है यानी निर्वाचन होता है, उसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमारे इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से ऐसे महान व्यक्ति है जो कि क्या करते हैं, हमारे इन राष्ट्रपति पद के लिए वह क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या कहा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने क्या बातें कही, वो उस बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ताकि चीजें क्या होंगी, बहुत समय तक याद रहेगी। ऐसे तो आपके बुक में लिखा ही गया है कि जो सारी प्रोसीजर बताया गया है आपके इलेक्शन का, वो सारा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग खुद से लिख लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, ठीक है। हमने क्या बताया कि आपके राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यानी जो वोट होता है, इलेक्शन होता है, उसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो हमने क्या कहा कि आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उन्हें, मतलब हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस निर्वाचक मंडल में, यानी राष्ट्रपति को जो भी वोट देने जाते हैं निर्वाचक मंडल से सदस्य, वो कहाँ से आते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्य होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्य होते हैं, निम्न सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि आखिर हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, उनके नामों को हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होंगे, यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा के क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी दोनों ही सदनों के क्या होंगे, आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी निर्वाचित सदस्य होंगे। तो दोनों ही सदनों
यहाँ पे लिख देते हैं दोनों ही सदनों, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं आपका लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को शॉर्टकट में LS और प्लस राज्यसभा दोनों ही सदनों के हमारे कौन होंगे तो निर्वाचित सदस्य होंगे। दोनों ही सदनों के आपके निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन से ऐसे सदस्य होंगे जो कि क्या करेंगे, राष्ट्रपति पद को मतलब वो राष्ट्रपति में वोट दे सकते हैं, राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारे दोनों ही सदनों के यानी दोनों ही सदनों मतलब क्या कहा हमने, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों के लोकसभा राज्यसभा के क्या होंगे, हमारे निर्वाचित सदस्य होने चाहिए यानी इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि आपके विधानसभा यानी राज्य विधानसभा को शॉर्टकट में हमने क्या लिख दिया, VS। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचक सदस्य। ठीक है, फिर क्या आपके मन में तो एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के भी विधानसभा जो होती है यानी जो हमारे दिल्ली और जो हमारी पुडुचेरी है दोनों में क्या है आपका विधानसभा है, तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो हमारे राज्य मतलब विधानसभाएं होती है क्या वो भी हमारे इलेक्शन में यानी जो हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है क्या वो भी भाग लेती है? तो हाँ, वो भी क्या करती है आपकी भाग लेती है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दिल्ली एवं पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। तो इतने सारे सदस्य हमारे क्या होंगे आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो सबसे पहले हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसको शामिल किया, तो हमारे दोनों ही सदनों के यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा के क्या होने चाहिए, आपके इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए यानी निर्वाचित सदस्य होंगे। फिर हमने क्या कहा कि आपके राज्य विधानसभा के क्या होंगे, निर्वाचक सदस्य होंगे। फिर हमने क्या कहा कि आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली एवं पुडुचेरी के भी क्या होंगे, हमारे इलेक्टेड मेंबर होंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के क्या होंगे, अंग होंगे। तो इतना सारी बातें हमने बता दिया। लेकिन अब आपको एक नोट में क्या लिखना है, जिसे कभी नहीं भूलना है कि होता क्या है कि हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में यानी देखिए हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होते हैं कि जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं यानी जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं यानी जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं जिसे हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं, आपके राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वह क्या करते हैं, आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो इसे क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद करना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं यानी जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं क्या वह भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं भाई नहीं, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वह क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते क्योंकि ये हमारे जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। उसे मनोनीत कौन करता है भाई, तो हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। तो डेफिनेटली जो राष्ट्रपति जिसको क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे तो वो जो व्यक्ति है वह हमारे उसी राष्ट्रपति को क्या करेगा, वोट करेगा। इसलिए यह क्या बना दिया गया है कि आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में
यानी निर्वाचन में आपके नॉमिनेटेड मेंबर क्या करेंगे, वोट नहीं दे सकते हैं, यानी भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से याद करना है। तो अब हमने क्या देख लिया कि आखिर हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि हमारे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो उस हमारे निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं उसको हमने देख लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि दोनों ही सदनों के हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर होते हैं। फिर हमने देखा कि आपके राज्य विधानसभा के निर्वाचक सदस्य होते हैं। फिर हमने देखा कि आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। फिर हमने आपको एक नोट में बात क्या लिखवाया कि आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके हमारे जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वह क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने तो ये जान लिया कि आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से मेंबर होते हैं जो कि राष्ट्रपति को क्या करेंगे, चुनेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का प्रक्रिया बनाया गया है, जो प्रोसीजर बनाया गया है, उसे देखते हैं। तो निर्वाचन की प्रक्रिया, यहाँ पे आप लिख लो, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। तो आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया बनाई गई है उसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आखिर आपके राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कैसे होता है उसे देखते हैं। तो आपके राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह हमारे एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत द्वारा अनुपातिक पद्धति से कराया जाता है। तो ये हमने क्या कह दिया, ये तो किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये मैम आपने क्या बोल दिया। तो अभी कभी नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसको लिख कर समझाएंगे नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपका जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत द्वारा अनुपातिक पद्धति से कराया जाता है। अनुपातिक पद्धति से कराया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बताया, जिसमें हमने क्या कहा, फिर से समझा देते हैं कि आपके जो राष्ट्रपति का इलेक्शन का जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा आवाज नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से समझा दे रहे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया को हमें देखना है। तो हमने कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत द्वारा अनुपातिक पद्धति से कराया जाएगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत क्या होता है। तो उसको जानने के लिए हमने क्या कहा, आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट किया, जिसमें हमने कहा कि मान लीजिए क्या होते हैं, हमारे 4 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, यानी 4 व्यक्ति खड़े होते हैं, जिसमें क्या होता है कि A B C D। तो हमने क्या करा कि आपका कोई व्यक्ति आता है जो कि क्या करता है, A को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है कि जो A वाला व्यक्ति है वह क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट बनना चाहिए। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, फिर आपके B को 3rd पर रखता है, फिर C को 4 पर रखता है, फिर D को 2 पर रखता है। तो ऐसे करके क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है। फिर आपके बी को 2 पर, फिर आपके सी को 3 पर, और आपके डी को क्या करता है, कोई आके व्यक्ति 4 पर रख देता है। तो अब ऐसे आपका कुछ बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे कि आखिर ए को कितने % व्यक्ति ने क्या किया, 1 पर रखा है। फिर बी को कितने % व्यक्ति ने क्या किया है, आपके 1 पर रखा है। फिर हम लोग देखेंगे कि सी को कितने % व्यक्ति ने क्या किया है, 1 पर रखा है। फिर देखेंगे कि डी को कितने % व्यक्ति ने क्या किया है, 1 पर रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रथम चरण की गणना को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या स्टार्ट हम लोग कर देते हैं, अब गणना। देखो गणना में हम लोग क्या करेंगे, आपके देखिए, तो गणना में हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ए वाला व्यक्ति है उसको कितने लोगों ने 1 पर रखा, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग उनका ए और बी कर लेते हैं, A B C
डी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका ए वाला व्यक्ति है वह क्या है, उसे 100% लोगों ने क्या किया, फर्स्ट पर प्रेफरेंस दिया, यानी एक पर रखा। फिर जो आपका बी वाला व्यक्ति है, बी वाले को 80% लोगों ने क्या कहा, क्या किया, एक पर रखा। फिर हमारे सी वाले को 70% लोगों ने क्या करा, एक पर रखा। फिर हमारे डी को 60% लोगों ने क्या करा, एक पर रखा। तो अब क्या होगा कि आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका डी वाला व्यक्ति है वह क्या हो रहा है, आपका हारता हुआ नजर आ रहा है। तो होगा क्या, आपके डी के वोट को क्या कर दिया जाएगा, जीत रहे प्रत्याशी ए को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत। यानी हमने क्या किया कि इसके वोट को, यानी डी के वोट को हमने क्या कर दिया, ए को हस्तांतरित कर दिया। यानी जो व्यक्ति जीत रहा था, जो व्यक्ति हार रहा था, हारने वाले व्यक्ति का जो वोट था, उसके वोट को हमने क्या किया, ए को दे दिया, क्योंकि यह क्या हो रहा था, जीत रहा था। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत। हस्तांतरित का मतलब ही क्या होता है, दे देना, यानी ट्रांसफर कर देना। तो हमने यहाँ पे यही किया कि डी वाले व्यक्ति के वोट को हमने क्या कर दिया, ए वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया, जो व्यक्ति जीत रहा था। तो वही क्या हो गया, आपका एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत है। लेकिन आपके एक निर्वाचन की प्रक्रिया में एक और बात बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत द्वारा अनुपातिक पद्धति से कराया जाता है। तो अब आपका ये अनुपातिक पद्धति क्या होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति। ठीक है, तो आपके संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होना चाहिए कि जो हमारे एमएलए तथा जो हमारे एमपी है, यानी संघ एवं राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी हमने क्या कहा, पहले सुन लीजिए कि अनुपातिक पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ये बात समझना होगा कि हमारे संविधान में एक प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारे एमएलए यानी राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और जो हमारे एमपी होते हैं, उनका जो वोट होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए क्या है, आपका 100 सीट है, 100 सीट है, तो होना क्या चाहिए कि इसमें से 50 जो वोट है, इसमें से जो 50 वोट है वह किसका आना चाहिए, आपके एमएलए का आना चाहिए, और 50 वोट क्या आना चाहिए, आपके एमपी का आना चाहिए। तभी क्या होगा कि जो आपका प्रतिनिधित्व है वह क्या होगा, आपका बराबर होगा, क्योंकि 100 सीटें हैं। तो लेकिन होता क्या है कि आप सबको पता होगा कि हमारे एमएलए की संख्या क्या है, ज्यादा है, यानी एमएलए जो कि विधायकों की संख्या क्या है, ज्यादा है, यानी इनका जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। तो अगर इनका जनसंख्या ज्यादा है तो इनका क्या होगा, जो वोट का वैल्यू है वह क्या होगा, कम होगा। ये कैसे हो गया, इनका जनसंख्या ज्यादा है तो इनका तो वोट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम कैसे हो गया उसको समझेंगे अभी। ठीक है, तो इनका पहले बात ये जान लो कि जो हमारे एमएलए हैं, जो कि इनका जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो इनके वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे इनके वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी समझा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका जो एमपी है, यानी एमपी क्या है, एमपी का जो सीट है यानी जो जनसंख्या है वह क्या है, कम है, यानी इनका जो जनसंख्या है वह क्या है, आपका जनसंख्या वह क्या है, आपका कम है। तो इसका जो वोट का वैल्यू है वह क्या होगा, वोट वैल्यू क्या होगा, इसका जो वोट का वैल्यू है वह क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये ज्यादा कैसे होगा, जो चीज कम है उसको तो कम होना चाहिए और जो चीज ज्यादा है उसको तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ खेला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखो अब हम इससे समझाते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है और आपके एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका इलेक्शन होता है हमारे प्रेसिडेंट का, जो उसका प्रोसीजर बनाया गया थोड़ा सा टफ बनाया गया, थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी। तो मान लीजिए हमने क्या कहा कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि जो हमारे लोकसभा यानी जो हमारे
लोकसभा, राज्यसभा और जो हमारे विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे, तो उनका प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो हमारे एमएलए होते हैं उनका जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो उनके वोट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो आपके एमपी होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका जनसंख्या क्या है, कम है, तो उनके वोट का वैल्यू क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो मान लीजिए हम आपके एक जो आपका डेली लाइफ में अगर आपने कुछ खाने पीने वाला जो चीज होता है उसी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए क्या है, आपका 10 क्या है, आपका लड्डू है, 10 क्या है, लड्डू है। तो मान लीजिए हमारे 5 क्या है, यहाँ पे 12 क्या है, हमारे विधायक जी हैं यानी एमएलए साहब है, 12 क्या है, विधायक है। लेकिन आपके 5 ही लोग क्या है कि 5 ही लोग क्या है, आपके एमपी है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसमें से जो आपका 10 लड्डू है, तो इसमें से तो आपको जो 5 लड्डू है वह किसको मिल जाएगा, आपके एमपी को मिल जाएगा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल जाएगा। लेकिन इसमें से क्या होगा कि जो 5 लड्डू है, तो इस हम 12 एमएलए को देंगे, तो इस एमएलए के लिए क्या हो गया कि ये जो लड्डू है वह क्या हो गया, कम पड़ गया। तो उसी तरह क्या होता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो यहीं पर हमने आपको क्या बताया कि जिस मतलब एमएलए का क्या है, जनसंख्या ज्यादा है तो इसके वोट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ पे 12 एमएलए है, 10 में से 5 लड्डू इसको देना है, तो 5 लड्डू इसके लिए तो कम ही पड़ गया ना। लेकिन हमारे एमपी का जनसंख्या क्या है, जो कि कम है, तो इसके लिए तो क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी यहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे जो वोट का वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बस आपके बुक में यही बात बताया गया है। तो हमें क्या करना है कि आखिर इनके वोट को क्या करना है, यानी इनके वोट के वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। यानी ऐसा चीज करना है कि इन सबको क्या मिल जाए, बराबर लड्डू मिल जाए, यानी बराबर इनका प्रतिनिधित्व हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रतिनिधित्व को बराबर करने के लिए हमारे कुछ फॉर्मूला बनाए गए हैं, उसको देखते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बनाया गया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाया गया है, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है आपके मतलब इसके प्रतिनिधित्व को बराबर करने के लिए जो पहला फॉर्मूला बनाया गया है वह क्या बनाया गया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक एमएलए का वोट, एक एमएलए का वोट, तो इसके लिए क्या किया गया है, आपका सूत्र बनाया गया है कि राज्य की टोटल जनसंख्या, यानी अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा और आपको थोड़ा सा सीखना भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि एक एमएलए का वोट बराबर राज्य की टोटल जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या बाटक मतलब उसके नीचे क्या होगा आपका टोटल एमएलए, यहाँ पे क्या होगा आपका टोटल एमएलए गुने 1000। तो ये क्या हो गया, आपके किसी भी राज्य के एक एमएलए का वोट का वैल्यू हो गया। मान लीजिए हम लोग क्या लेते हैं, आपका यूपी ले लेते हैं, जो आपका यूपी स्टेट है उसको ले लेते हैं। मान लो चलो बिहार को ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके बिहार की अगर कोई जनसंख्या पूछे तो वह कितना है, 13 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7। और आपके बिहार में टोटल एमएलए का सीट कितना है, तो वह कितना है आपका 243 है। और क्या कर देना है आपको 1000, तो 3 0 गया, 1,30,000 बच गया। और फिर हमें क्या करना है, अपने 243 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो ऐसे क्या निकलेगा, आपके एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकलेगा, आपके एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले तो ऐसे फॉर्मूला को करना है। तो फिर अगर आप एक एमएलए के वोट का वैल्यू, वोट के वैल्यू को आप निकालते हो, तो उसी तरह क्या करना है कि हमारे यूपी में और हमारे बिहार में, मतलब सारे स्टेट में जितने भी सारे हमारे एमएलए हैं उनके वोट का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप लोग टोटल एमएलए का जो वोट का वैल्यू होता है अगर उसे निकालते हो तो कितना आता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल वोट ऑफ एमएलए, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। यानी हमने क्या कर लिया, 2800 राज्य के जितने भी हमारे एमएलए हैं उन सबके हमने क्या कर लिया, वोट को देख लिया। तो अगर आपके टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए आप देखते हो तो वह कितना आता है आपका 5,43,231 आता है। तो यह क्या हो गया आपका 5,43,231 क्या हो गया, आपके टोटल एमएलए का वोट वैल्यू हो गया। तो उसी तरह हमें क्या करना है, अब हमें एमपी के वोट वैल्यू को निकालना है। तो जो आपका एमपी का वोट वैल्यू होता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह क्या होता है, हमारे एमएलए के वोट पर आधारित होता है। मतलब हमने क्या कह दिया कि अगर आपको एक एमपी का वोट निकालना होगा, एक एमपी का वोट, एक एमपी का वोट, तो क्या होगा
टोटल वोट ऑफ एमएलए, यानी जो एमएलए का वोट आया है उसको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। तो टोटल वोट ऑफ एमएलए, फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल एमपी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी आपके लोकसभा में कितने होते हैं, आपके 545 होते हैं। तो 545 में से हमें क्या करना है, 2 सदस्यों को हटा देना है, क्योंकि वो क्या होते हैं, आपके नॉमिनेटेड होते हैं, यानी उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके 543 हो गए। फिर हमारे राज्यसभा में कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 245 होते हैं। तो 245 में से हमें क्या करना है, 12 सदस्यों को माइनस करना है। तो इसमें से हम लोग 12 माइनस करते हैं, 5 में से 2 गया 3 यानी 233 होगा, ठीक है। तो अगर 12 माइनस करते हो, 12 से हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि क्या होते हैं, जो हमारे राज्यसभा होते हैं, सॉरी आपके राज्यसभा में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वह क्या करते हैं, 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो उसे हमने क्या कर दिया, आपका माइनस कर दिया। तो आपके 3 3 6 7 7, तो आपके कितने आ गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपके 776 आ गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए लिखना है, अगर तो टोटल वोट वैल्यू कितना आया हमारे एमएलए का, तो आपका 5,43,231 आया था। और हमारे टोटल एमपी कितने हैं, तो 776 है, यानी 776 है। अगर आप इसे भाग करोगे तो कितना आएगा, 700 आएगा, 700 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे टोटल एमपी का जो वोट वैल्यू होता है उसे देखते हैं। तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी, तो वो कितना होगा, आपको 700 में और क्या करना है, जो हमारे टोटल एमपी है उसमें क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, 700 गुने हम लोग क्या कर लेते हैं, आपके 776, क्योंकि हमारे टोटल एमपी कितने हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, तो वह कितने आपके 776 है। अगर आप इसमें गुना करोगे तो कितना आएगा, 2,43,000 आपका 200 आएगा, ठीक है। इतना आपको आएगा। तो ये आपके सारे बुक में लिखा गया है, सारे आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है एम लक्ष्मीकांत बुक में। तो इतना हमने क्या किया, ये सारी चीजें हमने क्या किया, क्योंकि हमें क्या करना था, आपके एमएलए और एमपी के वोट को क्या करना था, बराबर करना था। तो इसलिए हमने क्या किया, इतने सारे फॉर्मूला का हमने क्या किया, अपने राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूज किया। यानी सबसे पहले हमने एक एमएलए का वोट देखा। तो एक एमएलए का वोट क्या होता है, राज्य की टोटल जनसंख्या और टोटल एमएलए और गुने 1000। तो हमने देखा कि हमने बिहार का एग्जाम्पल लिया, तो आपके बिहार का जनसंख्या कितना है, 13 करोड़ है। फिर हमने क्या किया, टोटल एमएलए और बिहार तो 243 है, फिर 1000, फिर हमने इसको मतलब डिवाइड किया कुछ, तो आपका आया 1,30,000, फिर बटा 243, फिर हमने इतना किया तो आपका आया। तो हमने फिर क्या किया, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, यानी एमएलए का जो टोटल वोट आता है वो हमने निकाला। तो कितना है आपका, 5,43,231। ऐसे तो आपके एग्जाम में एक एमएलए का वोट वैल्यू भी पूछता है, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल एमएलए का वोट वैल्यू बताया कि कितना आया है आपका, 5,43,231। फिर हमने क्या कहा कि आपके एमपी को वोट को निकालना है। तो एमपी का वोट हमने कहा कि एमपी का टोटल वोट क्या होता है, आपके एमएलए के वोट पर आधारित होता है। तो फिर हमने इतना सारा कैलकुलेशन किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने राष्ट्रपति के टोटल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 5,43,200 प्लस 5,43,231। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 4 1 मिनट, 5,43,200 फिर 5,43,231 231 आप करोगे, इसको ऐड करना है, बस कुछ करना नहीं है, बस हमारे टोटल वोट वैल्यू आ जाएगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। 231 तो देखो इसे ऐड करो तो यहाँ पे 1 3 2 2 4 एंड 3 3 6 4 4 8 और क्या हो जाएगा आपका 10। तो 10,86,431 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 10,86,431
431। तो ये क्या हो जाता है, आपके टोटल वोट वैल्यू हो जाता है आपके प्रेसिडेंट का। तो लगभग हम लोग क्या कहते हैं कि 11 लाखों से क्या होते हैं, जो हमारे 11 लाख वोटों से क्या होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वह क्या होते हैं, जीतते हैं। तो ये क्या हो गया आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन का, ये जो पूरा प्रोसीजर हमने बताया, ये क्या था, थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन इसको समझना भी इतना टफ नहीं है कि हमसे समझा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो फिर हम इसको समझा देंगे, क्योंकि इतना भी ज्यादा टफ नहीं है कि इसको हम लोग समझ ही नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप लोग और किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग उसमें क्या देखेंगे, आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी हमारे प्रेसिडेंट की कुछ क्या होती है, शक्तियां होती है, उसे देखेंगे। फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी कुछ इलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसे भी देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।